हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें हमने बहुत ब्रीफली बहुत डिटेल में बात करी थी हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसका जो वर्किंग नोट है उस पर अच्छे से सफली हम लोगों ने करी हुई, और आई होप आपको दो वीडियोस के अंदर सारी कहानी समझ में आ गई होगी। मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाए साथ साथ दो वीडियोस के अंदर। आज हमारी जो थर्ड वीडियो और जो थर्ड पार्ट होगा, ठीक है, उस कैश फ्लो का जो अगला पार्ट रहेगा, यानी जो उसकी अगली जर्नी होगी, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। मैंने पूरा फॉर्मेट आपको सेंड किया हुआ है टेलीग्राम के चैनल पर, तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, पीडीएफ डाउनलोड कर लें वहां से, और जो पूरा फॉर्मेट आपका कैश फ्लो का रहता है उसे एक बार बना लें। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन तब तक आपको नहीं आएंगे बच्चों जब तक आपका बहुत अच्छा कमांड नहीं होगा, बहुत अच्छे से आपको याद नहीं होगी वो स्टेटमेंट। यानी इन चैप्टर्स की अगर हम बात करें ना, जिनमें स्टेटमेंट की रहती है स्पेशली बातें, जैसे आपका बैलेंस शीट वाला एक चैप्टर हमारे पास है जहां पर हमको बैलेंस शीट के सारे सब हेड और हेड्स लर्न करने पड़ते हैं, तो वहां पर आपको लर्न करना पड़ेगा। सेम कहानी यहाँ भी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपको सीखना है तो आपको जितनी भी बातें उसके अंदर रहती हैं उस स्टेटमेंट के अंदर आपको सारी बातें सीखनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए, तो हमने बात करी थी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट हुआ पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड रुपीज। ठीक है, पूरा फॉर्मेट के ऊपर मैंने डिस्कस नहीं किया, मैं हौले हौले आगे बढ़ूंगा। अगर आपको पूरा फॉर्मेट एक साथ उतार लेना है तो आप टेलीग्राम के चैनल पर वो जो पीडीएफ मैंने सेंड करी है उसे देख लें, वहां से उतार लें, बात वही है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम किस तरीके से निकलता है, इसकी सफलिंग हम लोगों ने कर ली, सीख लिया। आज हम थोड़ा सा जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। देखो ऐड, अब इसमें क्या क्या ऐड होता है। अगर हमारे ये निकल जाए ना, इसमें हमने वर्किंग नोट सीखा था, अगर ये हमारा निकल गया तो फिर आपने ऐड करना होता है इसमें, दैट इज नॉन कैश। ठीक है, आपने कुछ आइटम है जो नॉन कैश कहलाते हैं, नॉन कैश ऑब्लिक ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है, ये आपने इसमें ऐड करने होते हैं, ऑपरेटिंग आइटम्स ये आपने इसमें ऐड करने हैं। समझ गया बात। नॉन कैश जितने भी आइटम रहेंगे और नॉन ऑपरेटिंग आइटम जितने भी रहेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आने के बाद उनको आप ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखें नॉन कैश आइटम कौन कौन से हुए, कुछ एग्जांपल मैं आपको लिख रहा हूं। नॉन कैश आइटम में देखो, एक होता था आपका डेप्रिसिएशन, है ना। डेप्रिसिएशन से आप भली भांति परिचित हैं। डेप्रिसिएशन आपको पता है भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है ना, अच्छे से पता है। डेप्रिसिएशन हम लोग जब लगाते हैं ना बच्चों, डेप्रिसिएशन हम जब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं, हम दिखाते तो हैं कि हमको लॉस हुआ है। सपोज अगर हम डेप्रिसिएशन काट रहे हैं 20,000 रुपए, तो हम ऐसा शो कर रहे हैं कि हमको डेप्रिसिएशन के थ्रू 20,000 का लॉस हुआ तो है, बिल्कुल ठीक है, हुआ भी होगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या वो आइटम कैश वाला आइटम है? क्या डेप लगाने से आपका 20,000 कहीं गया कैश के फॉर्म में? नहीं गया, है ना। हम क्या सीख रहे हैं, या हम क्या बना रहे हैं, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम कैश का हिसाब किताब लगा रहे हैं, कितना कैश गया कितना कैश आया। तो जो डेप्रिसिएशन है उसको लगाने से कैश कहीं गया ही नहीं, तो फिर क्यों वो दिखा दिया, या फिर हम क्यों उसको अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में शामिल करें। हम तो सिर्फ उतनी बातें करेंगे जितना जिस बातों में कैश गया और आया होगा, हम उन बातों को करेंगे ही नहीं जहां पर कैश नहीं आया और नहीं गया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन लगाने से लॉस तो होता है लेकिन कैश कहीं नहीं जाता, इसलिए हम दोबारा ऐसे आइटम जो नॉन कैश होंगे उनको दोबारा ऐड करेंगे। ठीक है, जब भी हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आएगा, उसके बाद जो डेप्रिसिएशन वाला आइटम रहेगा या कोई भी नॉन कैश आइटम, उसका एग्जांपल दिया मैंने डेप्रिसिएशन, ये सारी बातें प्लस होंगी। दूसरा मैं एग्जांपल आपको देता हूं नॉन कैश का, गुडविल को एमोटाइज करना, है ना। गुडविल को एमोटाइज करना या राइट ऑफ करना कह लें आप। एमोटाइज का मतलब समझते होंगे, गुडविल एमोटाइज कहते हैं। अब गुडविल एमोटाइज का मतलब क्या हुआ, पहले किसी कंपनी की गुडविल थी 1,00,000 रुपए, अब हो गई है 90,000 रुपए। सपोज करिएगा आपको दो साल की बैलेंस शीट दी रहेगी, ये तो कंफर्म है ना, आपको दो साल की बैलेंस शीट दी रहती है, उसी को कंपेयर करते हैं आप लोग। तो पहले गुडविल थी 1,00,000 रुपए, अब हो गई है गुडविल 90,000 रुपए, यानी गुडविल 10,000 रुपए कम हो गई है। इसी कम होने को गुडविल का गिरना कहते हैं। गुडविल के गिरने को एमोटाइज होना कहते हैं। तो गुडविल एमोटाइज अगर होगी, यानी गुडविल को कम कर कर अगर आपने अपनी लॉस दिखाई होगी ना, यहाँ जैसे 1,00,000 थी और 90,000 अब दिखा दी, तो ये लोग दिखाएंगे कि हमें 10,000 का लॉस हुआ है थ्रू द गुडविल एमोटाइजेशन, यानी गुडविल को एमोटाइज करने से हमको लॉस हुआ है। लेकिन एक्चुअल फॉर्म में आपका कैश कहीं नहीं जाता, तो इसलिए दोबारा ऐड होगा। तो गुडविल एमोटाइज, ठीक है। डेप्रिसिएशन बहुत बेहतरीन एग्जांपल नॉन कैश आइटम का, गुडविल एमोटाइज। पेटेंट्स को एमोटाइज करना, एक पेटेंट्स हमारे पास है, सेम कहानी है पेटेंट्स के भी। ठीक है, तो एक पेटेंट्स हमारे पास होते हैं, तो पेटेंट्स को हम एमोटाइज हमने किया। तो ये जितने भी आइटम्स हैं, जो नॉन कैश आइटम्स रहेंगे, ठीक है, तो ये मोटे मोटे तीन होते हैं, डेप्रिसिएशन, गुडविल एमोटाइज और पेटेंट्स एमोटाइज।
इनको अगर आप एमोटाइज करते हैं, इनकी गुडविल में, इनकी वैल्यू में अगर गिरावट आती है तो उन बातों को आप दोबारा से ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नॉन कैश आइटम है, और नॉन कैश आइटम हमारे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आने के बाद प्लस होते हैं। ठीक है बात। ऐसे ही ऑपरेटिंग आइटम क्या क्या हो सकते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है, नॉट ऑपरेटिंग, ये है नॉन ऑपरेटिंग। एक तो होता है ऑपरेटिंग, एक है नॉन ऑपरेटिंग। अब भाई ऑपरेटिंग आपको पता है अच्छे से, ऑपरेटिंग का मतलब क्या हुआ, जिन खर्चों से आपका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उनको नहीं करोगे तो बिजनेस रन नहीं करेगा, उनको तो हम ऑपरेटिंग खर्चे कह रहे हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन जो नॉन ऑपरेटिंग रहेंगे उनको दोबारा से प्लस करोगे आप। अब नॉन ऑपरेटिंग क्या हुए, देखें नॉन ऑपरेटिंग खर्चे क्या हो सकते हैं, वो सारे आइटम जो बहुत जरूरी तो नहीं थे लेकिन कंपनी उनको फिर भी कर रही होती है। ठीक है, फिर भी कंपनी उनको कर रही होती है। देखें जरा सा, एक मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं। आपने एक मशीन बेची, सपोज करें आप, एक पुरानी मशीन थी, आपने वो मशीन बेच दी, वो मशीन बेची आपने 1,00,000 रुपए में, ठीक है, लेकिन उस मशीन की कॉस्ट वाकई में 1,20,000 रुपए थी और आपने उसको 1,00,000 में बेच दिया। तो इस प्रोसेस में आपको 20 का नुकसान हुआ। आपने मशीन की वैल्यू 1,20,000 वाली मशीन की वैल्यू जिसकी थी, आपने उसको 1,00,000 में बेच दिया, मतलब आपको 20 का नुकसान हुआ। अगर आपको 20 का नुकसान हुआ तो इसका क्या मतलब है भाई, अगर आपको 20 का नुकसान हुआ तो आपका जो नुकसान है कैसा नुकसान है, ऑपरेटिंग नुकसान है क्या? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नुकसान है आपको? नहीं ना, ये नॉन ऑपरेटिंग के तहत हुआ है। मतलब मशीन बेचना काम थोड़ी था आपको, आपका काम रॉ मटेरियल खरीदना, सामान बनाना, फिर बेचना, ये आपका मेन यानी कोर बिजनेस हुआ। लेकिन आप मशीन बेच रहे हैं, उससे आपको फिर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो अगर आपको मशीन बेचने से लॉस होता है तो पहले लेस किया गया होगा, यहाँ पर आप उसको दोबारा ऐड कर देंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये इतने हैं ना, इनके इतने सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, बस आपको पहचानना है, ट्रिक लगाइए। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, ये एक बात जो आपकी दोबारा से ऐड करी जाएगी। ठीक है, बात आ रही है, बात समझ में? अब देखें, ठीक, ये जो आइटम था आपको समझ आ गया, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है भाई। आपने मशीन बेची तो लॉस कमाया, तो लॉस मशीन के थ्रू कमाना आपका धर्म नहीं है, आपका वो काम नहीं है। जो आपका काम नहीं हुआ वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ठीक है, ऐसा ही देखिए आप, और कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखिए, हमने लिया बैंक से लोन, सपोज करो हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, कितने का भाई, 1,00,000 का लोन लिया हुआ है बैंक से। इस बैंक के जो लोन है, जो लोन हमारा 1,00,000 रुपए का है, उस पर 10% का इंटरेस्ट हमने दिया, दैट विल बी 10,000 रुपी, है ना। तो हमने 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन दिया। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन देना क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन देना आपकी एक्टिविटी तो है, कौन सी? फाइनेंशियल, मतलब लोन लेना और लोन पर इंटरेस्ट देना फाइनेंशियल एक्टिविटी तो हो सकती है, वो फाइनेंशियल एक्टिविटी तो हो सकती है, लेकिन ऑपरेटिंग तो नहीं है ना। तो इंटरेस्ट बैंक लोन पर देना, यानी जो आपका लॉन्ग टर्म लोन हो, शॉर्ट टर्म लोन हो, कोई भी लोन हो, मतलब कोई आपका डिबेंचर हो, उस पर आपने इंटरेस्ट दिया, ठीक है, या आपके कोई शेयर होल्डर्स थे, उन पर उनको आपने डिविडेंड दिया, तो ऐसी बातें जो नॉन ऑपरेटिंग रहेंगी वो दोबारा से आप ऐड करोगे। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक ये, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी अगर आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग पर और लॉन्ग टर्म बोरिंग पर अगर इंटरेस्ट दिया हुआ ना बच्चों, आप उसको दोबारा ऐड करोगे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां पर आपकी कंपनी खर्चे करेगी लेकिन वो सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग रहेंगे। अगर वो नॉन ऑपरेटिंग रहेंगे उन्हें आप दोबारा ऐड करिएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ना, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना, डिविडेंड पे करना, बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट देना, तो ऐसी बातें जो रहेंगी आपको समझ में, साफ साफ समझ में आएगा कि भैया ये तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी तो उसके अंदर अगर कैश जाएगा तो भाई वो दोबारा प्लस होगा। समझ में आ गई बात? तो इतना आप करेंगे, उसके बाद आप लेस करेंगे, सेम कहानी। ठीक है, लेस करेंगे आप नॉन कैश, हालांकि नॉन कैश कुछ होते नहीं है, नॉन कैश ऑब्लिक ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है, नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ये आप दोबारा उसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग जो हमारे, ठीक है, तो ये तो एक्सपेंसेस थे, मैंने दोबारा बता दे रहा हूँ, नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप दोबारा लेस करेंगे और नॉन कैश और ऑपरेटिंग इनकम हम दोबारा से लेस कर देंगे। इसको ऐसे याद रखें, ज्यादा आपको याद करने में सहूलियत होगी। तो नॉन कैश यानी जो नॉन कैश इनकम आपको होगी, वो हालांकि नहीं होती है कोई भी, बट फॉर्मेट में है तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। नॉन कैश अगर इनकम आपको होती है या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर आपको होती है तो वो दोबारा से लेस होगी, क्योंकि जैसे हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को दोबारा से लेस कर रहे हैं, ऐसे नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है उनको दोबारा से ऐड करेंगे। सिंपल सा फंडा हमारा ये रहेगा। ठीक है, तो नॉन कैश
मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होते, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग देखिए आप कि पहली इनकम हो सकती है रेंटल इनकम, है ना। अब रेंटल इनकम का मतलब हुआ अगर आपको कहीं से रेंट आ रहा है, अगर आपको कहीं से रेंट आ रहा है, भाई आपका बिजनेस क्या है, आपका कोर बिजनेस क्या है। देखो बिजनेस कई प्रकार के हैं, वो ठीक है, आपको अगर ऐसा माइंड में आ रहा है नहीं बिजनेस तो कई प्रकार के होते हैं, भाई कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने बिल्डिंग्स बहुत सारी बना रखी है ठीक ठाक जगह पर, जहां पर उसने बिल्डिंग अभी रेंट पे दी है, उसको रेंटल इनकम आएगी, तो वो कैसे नॉन ऑपरेटिंग हो गया। उसकी बात बच्चों हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम किसी फर्म की बात कर रहे हैं, किसी ऐसी फर्म की हम लोग बात कर रहे हैं जो रॉ मटेरियल खरीदती है, उससे सामान बनाती है, फिर उस बेचती है। तो हमारे लिए कोर बिजनेस सिर्फ यही है, रॉ मटेरियल खरीदो, सामान बनाओ, फिर बेचो। ये हमारे लिए नॉन मतलब जो कोर बिजनेस होगा ना हमारे लिए ये होगा, ठीक है बात। और रेंटल इनकम मतलब हुआ अगर आपको कहीं से रेंट आ रहा है, रेंट ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रेंट ऑन फ्रॉम द बिल्डिंग आ रहा है, या रेंट ऑन द मशीनरी आ रहा है, या रेंट ऑन द इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कहीं से भी मतलब आपको रेंट आ रहा है ना, तो नॉन ऑपरेटिंग माना जाएगा। तो जो रेंटल इनकम रहेगी वो हमेशा आपकी लेस होगी। क्यों? क्योंकि भैया ये तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम रहेंगी वो लेस होंगी, और जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे होंगे वो दोबारा से ऐड होंगे। सिंपल सा बच्चों फंडा ये है, ठीक है बात। ऐसे ही बच्चों अगर कोई मशीन आपने बेची और बेचते वक्त आपको प्रॉफिट हो गया, मैंने यहाँ पर लिखा था ना लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर फिक्स एसेट्स बेचते वक्त लॉस अगर आपको हो, भाई तो लॉस हुई तो पहले माइनस हुई, इसलिए उसको हम दोबारा ऐड कर रहे हैं। अब अगर आपको किसी एसेट्स को बेचते वक्त प्रॉफिट हो जाए ना, तो प्रॉफिट आपने पहले प्लस किया होगा, और प्रॉफिट होना बाई सेलिंग दी एसेट्स इज नॉट दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना। तो वो प्रॉफिट आपका दोबारा से लेस होगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट्स, है ना, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेच देने से अगर आपको प्रॉफिट हो, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड की, नॉन जो करंट एसेट्स है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम फिक्स की बात कर रहे हैं। ये सर फिक्स में वाली कहानी चलेगी। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को बेच रहे हैं, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो उससे आप दोबारा ऐड करेंगे, ठीक है बात। तो ये हो गया। आपने कहीं से डिविडेंड रिसीव किया, मान लिया आपने किसी कंपनी के आपने मतलब ये कुछ मैं एग्जांपल लिख रहा हूं बच्चों, फिर वो आप रटने की कोशिश मत करिएगा, आप सिर्फ पहचानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने एग्जांपल आप लिख लोगे, है ना। बस आप देखो डिविडेंड रिसीव करना, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे होंगे, शेयर खरीदने के बाद आपको वो कंपनी जिस कंपनी के आपने शेयर खरीद रखे हैं डिविडेंड दे रही होगी, तो डिविडेंड रिसीव आपने किया, ठीक है, आपकी इनकम बन रही, बहुत बढ़िया है, आपकी कंपनी ग्रोथ कर रही है, बहुत सही बात है। लेकिन वो इनकम बच्चों ऑपरेटिंग नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि आपका काम क्या था, आपका काम था रॉ मटेरियल खरीदना, सामान बनाना, फिर बेचना, ये आपका कोर काम था। लेकिन आपने क्या करा, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फिलहाल कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, तो वहां की कहानी के हिसाब से अगर हम देखें तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी ये। तो इसलिए दोबारा इसको क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। ऐसा ही हम मान लिया हमने कहीं से इंटरेस्ट रिसीव किया, है ना, किसी पर किसी भी आइटम पर इंटरेस्ट रिसीव किया, किसी भी चीज पर अगर हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो भाई वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम रहेगी, तो इसलिए वो दोबारा लेस होगी। तो बस बच्चों आपने इतना सीखना है आज कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना, इंटरेस्ट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आने के बाद हमने ऐड करना होता है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और लेस करने होते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इतना लेस करने के बाद, ठीक है, इतना अगर आइटम हम लेस कर देना बच्चों, इतना अगर हम कर दें तो हमारा एक फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है, हमारा एक फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा। मतलब जितनी भी ऐड वाली चीजें हैं ये सब कुछ कराने के बाद हमारा एक फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा, इसमें हम डबल लाइन तो नहीं देंगे, लेकिन एक फाइनल आंसर हमारे पास आएगा। इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंज। तो ये हमें निकालना है आज की कहानी में। मतलब हमको ये सीखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज किस तरीके से निकलता है। तो पहला हेड हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे निकला, सीख लिया। आज हमने सीखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के पास कैसे पहुंचा जाता है, फिर इसके आगे और कार्रवाई है ना, फिर हम फाइनली एक एक्टिविटी पूरी कर पाएंगे। तो एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फॉर्मेट आपका मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया हुआ है वो आप जरूर से बना लें बच्चों, ठीक है, ताकि आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट याद रहे। और मैं आपको फिर बता दूं कि याद करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसको, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट तब तक आपको नहीं आ सकता बच्चों अच्छे से, जब तक आपको ये अच्छे से याद नहीं होगा, क्योंकि ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, इसे याद करिएगा।
तभी जाकर कहानी आपकी बन पाएगी। देखिए बच्चे क्वेश्चन देखें आप लोग, क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें इसी फॉर्मेट के ऊपर, या जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हमने निकालना सीखा उसी के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। हमारे पास क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। देखो आपको बिफोर दे दिया, हमेशा आपको बिफोर चाहिए बच्चों, अगर आपको आफ्टर दिया रहेगा तो आपकी सफलिंग रहेगी, है ना। हमने सीखा था किस तरीके से आफ्टर देने के बाद हमने बिफोर तक पहुंचना होता है, तो आज हमें बिफोर साफ साफ दिया हुआ है। फिर लिखता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, गुडविल एमोटाइज हुई, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फिर कहता है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो इस इंफॉर्मेशन से हमको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज बच्चों, ठीक है बात। देखो बच्चों तो करें एक बार हम, है ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमको दिया है 4,47,000 रुपये, ठीक है। मैंने जो बातें दी थी ना क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिख दी, हालांकि बहुत रेयरली मेरे लिए पॉसिबल हो पा रहा है लिखना, ठीक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब भी मैं आपको क्वेश्चन फ्लैश करवाऊं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और रख लें अपने पास, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखें। और हो सकता है तो बुक खोल के बैठे बच्चों, क्योंकि टीएस ग्रेवाल की मैं बुक फॉलो करता हूँ, आपको अच्छे से पता है। मैं हर बार आपसे कह रहा हूँ कि टीएस ग्रेवाल की बुक खोल के बैठिए, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा सीरीज, क्योंकि थोड़ा पुराना एडिशन मेरे पास है। आपके पास अगर लेटेस्ट एडिशन होगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे बातें रही होंगी, अदरवाइज क्वेश्चन कंफर्म तौर पे होगा, तो क्वेश्चन लेकर बैठिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। देखें तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमको दिया 4,47,000 रुपए। हमें पहुंचना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के पास, ठीक। हमें बताया भाई इसमें ऐड करते हैं हम, इसमें हम ऐड क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं नॉन, ठीक है, नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इसमें हम सारे प्लस करते हैं या एक्सपेंसेस उनको हम कह लें, जो नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहते हैं उन्हें हम दोबारा से प्लस करते हैं। आइए ढूंढते हैं कौन कौन। देखो डेप आपने चार्ज किया, कैसा आइटम है, नॉन कैश आइटम। आपने डेप चार्ज किया 84,000 रुपये, कैसा आइटम है, नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम दोबारा से प्लस होता है, आपका डेप्रिसिएशन प्लस होगा, ठीक है। आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन आप लोगों ने प्लस करना है, कितने का है बच्चों डेप्रिसिएशन आपका, इट इज ऑफ रुपीज 84,000। बात करें गुडविल, है ना, गुडविल को एमोटाइज किया आपने। पहले आप नॉन कैश आइटम ढूंढिए, पूरे क्वेश्चन में आपने नॉन कैश आइटम पहले खगालने हैं। तो गुडविल को एमोटाइज करना नॉन कैश आइटम हुआ, यानी 18,600 रुपए। तो फिर आप लिखेंगे गुडविल एमोटाइज किया हम लोगों ने, है ना, हमने बोले गुडविल को एमोटाइज किया, ठीक है बात। तो गुडविल को एमोटाइज किया आप लोगों ने, 18,600 की गुडविल आपकी थी, एमोटाइज हुई है जो। अब आप देखें आपका क्या हुआ, पहली कहानी में है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, यानी आपने अपनी बोरोइंग पर इंटरेस्ट दिया, है ना। बोरोइंग मतलब क्या होता है, उधार लिया होगा और उस पर 16,800 का इंटरेस्ट आपने पे किया। पे करना मतलब खर्चा हुआ होगा, और कैसा खर्चा, ऑपरेटिंग खर्चा है क्या, लोगों से उधार लेना फिर उस पर इंटरेस्ट देना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आता है क्या, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नहीं है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये जो खर्चा हुआ ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुआ, दोबारा प्लस होगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ठीक है बच्चों, हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, यानी जो हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो बोरोइंग है उस पर हमने इंटरेस्ट दिया 16,800 रुपए का। चलिए फिर हमारा देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, हमें 18,000 रुपए का लॉस हुआ अपने फर्नीचर को सेल करने में। तो क्या फर्नीचर को बेचना हमारा काम था, नहीं था, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो ये आपको नुकसान हुआ होगा, नुकसान आपने पहले माइनस किया होगा, अब आप इसको क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। तो लिखेंगे आप लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है बात। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी आप प्लस कर देंगे, दैट इज ऑफ रुपीज 18,000। क्लियर है कहानी। चलिए अब हमारा देखें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिया था कि हमको 6,000 का नुकसान कहां पर होता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में। इनको हमने अपने प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पर रिडीम किए। हमने देखा था ना कि प्रीमियम पर रिडीम करते वक्त हमको लॉस होता है अगर हम डिबेंचर हो, हालांकि हमने डिबेंचर वाली कहानी में सीखा था कि प्रीमियम पर रिडीम करने में लॉस होता है, लेकिन हम कई बार प्रेफरेंस शेयर को भी रिडीम करते हैं। तो अगर उनको रिडीम करेंगे, अगर प्रेफरेंस शेयर हो, इक्विटी शेयर हो या फिर डिबेंचर हो, अगर उनको आप रिडीम करोगे ना ऑन द प्रीमियम तो आपको नुकसान होगा। तो यहाँ है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 6 का नुकसान आपको यहाँ पे होगा, और ये नुकसान आपने माइनस किया होगा, इसे आप आज प्लस करेंगे। तो लिखेंगे आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है, आप लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है कहानी। तो 6,000 रुपये आपके ये प्लस होंगे, आ गई बात समझ में। अच्छा और देखिए प्रॉफिट आपको हुआ ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको प्रॉफिट होता है 12,000 रुपए का,
क्या करने पर? इन्वेस्टमेंट बेचने पर। तो इन्वेस्टमेंट बेचना आपका काम है क्या? नहीं, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, लेस होगी। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव ऐसा कुछ लिखा था, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो इन्वेस्टमेंट करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, और अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट आना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं हुआ, तो दोनों आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम बच्चों लेस हुआ करती है। ठीक है, एक बार इतनी बात देख लें आप, 84 16,800 हमारा जो प्लस हो रहा है, या 18,600 हो रहा है, फिर 18,000, फिर 6,000, ये आपका बन रहा है 1,43,400 रुपए। ये बन रहा है आपका 1,43,400 रुपए। इसको यहाँ पे आप लिख देंगे क्योंकि प्लस वाला आइटम है। ठीक है, तो 1,43,400 आपने यहाँ पे लिख दिया। तो अल्टीमेट लेवल पर इसे प्लस करके यहाँ पे लिख लें, कितना आता है आपका 400, उसके बाद 7 3 10 कैरी 1, उसके बाद 4 4 8 1 9 और 4 1 5, यानी 5,90,400। अभी तक का मामला बना जो प्रॉफिट में आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम सॉरी खर्चा जो प्लस हुआ वो आपका बन रहा है 5,90,400 रुपया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारी इनकम थी, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी, उनको हम लेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेस, है ना, लेस क्या लिखेंगे? नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो थी उनको हम लेस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी है बच्चों, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले तो लिखे आप प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को बेचने से हमको प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हमको हुआ था बच्चों? हमको हुआ था 12,000 का प्रॉफिट। तो 12,000 लिखें आप, 12,000 आपका ब्रैकेट में आएगा क्योंकि माइनस वाला फिगर है। ठीक है, लेस कर रहे हैं। और फिर हमारे पास था इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड था आई थिंक, एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर या आपको किसी और तरीके से डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव हो जाए तो हमेशा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो उसे आप माइनस करेंगे, तो ये 27,600 आपका ये भी माइनस होगा। दोनों फिगर माइनस वाले हैं, तो ये आपका बाहर जाके 600 ये हो गया, और 7 2 9, उसके बाद आपका 2 और 1 3, यानी 39,600 रुपये आपका यहाँ जा रहा है, और ये भी जाएगा आपका ब्रैकेट में। ठीक है, 39,600 की कहानी अल्टीमेट लेवल पर बच्चों हो रही है। ठीक है, तो ये घटाकर अब आपका बचेगा 5,50,800, बनेगा 5,50,800। ये अल्टीमेट कहानी आपकी हो रही है, जो आपका कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, जिसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है बात, ये कहानी आपकी यहां तक की सॉल्व हो गई। हमें यही निकालना था, बस आपने देख लिया होगा। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको तब दिए थे जब आपको फॉर्मेट सिखाया, और कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। डेप्रिसिएशन आया, गुडविल अमोर्टाइज, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये हमने प्लस किए दोबारा से, और माइनस किया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड या इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन रिसीव ऑन द इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें हमने दोबारा से बच्चों माइनस करी। ठीक है, तो आई होप आपको कहानी यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, तो उतार लिया होगा आपने या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो करिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपने इतना सीखना था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज किस तरीके से आता है। पहले की कहानी आपको मैंने बता रखी है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इससे और आगे चलेंगे। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज है, उसके बाद भी हमारी कार्रवाई होती है, उन कार्रवाई के ऊपर हम बात करेंगे। तो फिर हमारी एटलीस्ट जो एक एक्टिविटी है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कम से कम वो तो खत्म हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के ऊपर, फाइनेंशियल के ऊपर बात करेंगे। फिर हम 2 3 4 क्वेश्चन करेंगे कंबाइंड, जो हमारे होलसेल कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर रहेंगे, जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।